चलिए ध्यान दें। हम लोग पिछले क्लास में आपको हम पढ़ाए थे, हम लोग पढ़ रहे थे आपको प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्व पढ़ रहे थे नहीं, यानी कोलोइडल सॉल्व कैसे बनाते हैं। तो हम लोग बताए थे कोलोइडल सॉल्व में आपका लायोफिलिक होता है और लायोफोबिक होता है। नहीं तो लायोफिलिक बनाने के लिए कोई स्पेशल मेथड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लायोफोबिक जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं वो आसानी से नहीं बनते हैं। उन्हीं को बनाने के लिए हम लोग अलग अलग मेथड पढ़ते हैं, जिसमें कल हम लोग बताए थे आपको कि कोलोइडल सॉल्व बनाने के लिए, कोलोइडल पार्टिकल या कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोगों के पास मेनली दो तरीका होता है। एक होता है डिस्पर्सन मेथड या डिसइंटीग्रेशन मेथड, और एक होता है कंडेंसेशन मेथड। तो कल के क्लास में आपको हम डिस्पर्सन मेथड या डिसइंटीग्रेशन मेथड क्या होता है वो बताए थे। नहीं, हम बताए थे कि डिसइंटीग्रेशन मेथड में आपका 3 मेथड था। नहीं, उस 3 मेथड में आपको हम बताए थे मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन जिसमें कोलोइडल मिल का यूज किया गया था। एक आपको हम बताए थे उसमें ब्रीडिंग आर्क मेथड, नहीं एक बताया गया था, और एक आपको बताया गया था पेप्टाइजेशन। तो 3 मेथड आपको हम बताए थे। अब अगला हम लोग आता है कंडेंसेशन मेथड। ठीक है, तो देखो डिसइंटीग्रेशन मेथड में क्या था। डिसइंटीग्रेशन मेथड में हम लोग बड़े पार्टिकल को तोड़कर कोलोइडल पार्टिकल के रेंज में लाते थे। नहीं तो जिस प्रोसेस में बड़े पार्टिकल को तोड़कर कोलोइडल पार्टिकल के रेंज में लाया जाता है उस प्रोसेस को डिस्पर्सन या डिसइंटीग्रेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, अब आज का जो मेथड है वो लिखा हुआ है कंडेंसेशन मेथड। तो कंडेंसेशन मेथड का मतलब होता है एक ऐसा मेथड जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल आपस में कलेक्ट होकर, आपस में एसोसिएट होकर कोलोइडल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो कोई बोलता है कि कंडेंसेशन मेथड का मतलब क्या है, तो हम बोलेंगे एक ऐसा मेथड जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल आपस में इकट्ठा होकर, आपस में एसोसिएट होकर कोलोइडल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करें, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन मेथड। ठीक है, अब कंडेंसेशन मेथड में क्या होता है भाई, तो कंडेंसेशन मेथड में हम लोग को पढ़ना है बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम लोग पार्टिकल्स को कंडेंस करा सकते हैं। देखो पहले दिमाग में ये रखना, कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो मान लो जैसे हम यहां पे केमिकल रिएक्शन लिखे हैं AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड लिखे है ना। नहीं तो ऐसा नहीं होता है कि बर्तन में एगो आर्सेनिक ऑक्साइड 3 गो H2S रिएक्शन करता है, ऐसा नहीं, ध्यान रखना है। एक आर्सेनिक ऑक्साइड 3 H2S से एक बार में रिएक्शन कर रहा है, लेकिन ऐसे तो बर्तन में बहुत सारे रिएक्शन एक बार में होते हैं, क्योंकि आप बर्तन में आर्सेनिक ऑक्साइड एगो नहीं डाले हैं, आप आर्सेनिक ऑक्साइड पूरा भरपूर मात्रा में डाले हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड भी भरपूर मात्रा में डाले हैं। बात समझ में आ रहा है। नहीं तो यह है कि एक आर्सेनिक ऑक्साइड को रिएक्शन करने के लिए 3 गो हाइड्रोजन सल्फाइड चाहिए। नहीं, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे आर्सेनिक ऑक्साइड बर्तन में होंगे। नहीं, और वो हर एक आर्सेनिक ऑक्साइड 3-3 गो H2S को पकड़ के रिएक्शन कर रहा होगा एक ही टाइम पर, होगा कि नहीं होगा। नहीं, जैसे हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो क्या हम अकेले पढ़ा रहे हैं, तो क्या एक विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं कि आप सबको पढ़ा रहे हैं, सबको नहीं, तो ध्यान रखना है। तो सेम वही चीज है, अभी बर्तन में एक आर्सेनिक ऑक्साइड नहीं है, बहुत सारे आर्सेनिक ऑक्साइड हैं, बहुत सारे H2S हैं, तो एक ही टाइम पर बहुत सारे आर्सेनिक ऑक्साइड H2S रिएक्शन करते हैं और एक ही टाइम पर बहुत सारा आर्सेनिक सल्फाइड आपका बनता है। नहीं, पहला बात ये समझ गए। दूसरा बात ये ध्यान रखना है कि किसी भी रिएक्शन से जो एक प्रोडक्ट आपका, ये जो एक प्रोडक्ट बना, ये एक प्रोडक्ट कभी भी कोलोइडल पार्टिकल नहीं हो सकता है, ध्यान रखना है। यानी हम बोले कि ये आर्सेनिक सल्फाइड एक कण बना तो ये एक कण कोलोइडल पार्टिकल है, बोलना गलत है। बात समझ आ रहा है। बहुत सारे आर्सेनिक सल्फाइड एक ही टाइम पर बनते हैं और वो सब जो आपस में सटते हैं तब एक कोलोइडल पार्टिकल बनता है। मेरी बात दिमाग में जा रही है। नहीं, अब समझते हैं, चलो आते हैं अब। तो कंडेंसेशन मेथड क्या है समझ में आया। अब कंडेंसेशन मेथड में क्या होता है, तो हम लोग केमिकल रिएक्शन के द्वारा पार्टिकल्स को एसोसिएट कर सकते हैं, पार्टिकल आपस में एसोसिएट करते हैं। चलो भाई क्या है, पहला है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला आपको दिया गया है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन देखो तो हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहां लिखा हुआ आर्सेनिक और यहां पे ऑक्सीजन, समझो, ध्यान समझो। यहां पर देखो आर्सेनिक और ऑक्सीजन, ठीक है। आर्सेनिक को देखोगे ना तो हम लोग याद करते हैं ऐसे, ना पसंद ऐसे सब बिस्कुट, नहीं तो ना पसंद ऐसे 2 3 4। इसका जो ऑर्बिट है, इसके पास ऑर्बिट 4 होता है। आर्सेनिक एक बड़ा एटम है जिसके पास ऑर्बिट की संख्या कितनी होती है, 4।
ऑक्सीजन, इसके पास ऑर्बिट कएगो? 2। ऑक्सीजन के पास 2 ऑर्बिट होता है, 2p4 होता है, ऑर्बिट 2। यहां आ जाओ, हाइड्रोजन और सल्फर लेते हैं, ध्यान देखो, हाइड्रोजन और सल्फर। हाइड्रोजन के पास ऑर्बिट 1 होता है और सल्फर के पास ऑर्बिट 3 होता है, ठीक है। चलो, यहां पे फर्स्ट वाले केस में आर्सेनिक और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बना हुआ है, यहां पर हाइड्रोजन और सल्फर के बीच बॉन्ड बना हुआ है, ठीक। चलो, केमिकल बॉन्ड का एक नियम है भाई, क्या नियम है? तो केमिकल बॉन्ड का नियम है कि, केमिकल बॉन्ड का नियम है, क्या नियम है? कि हमेशा 2 एटम जिनका साइज सेम हो उनके बीच का बॉन्ड स्ट्रांग बनता है। अगर 2 एटम का साइज क्या हो? सेम हो, तो उनके बीच का बॉन्ड स्ट्रांग बनता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इसका साइज है 4 और इसका साइज है 2, दोनों का साइज लगभग सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। चलो, यहां पर देखो 1 और 3, तो यहां पे साइज लगभग सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। तो ये जो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड हम लोग का स्टेबल बनेगा कि अनस्टेबल? ये बॉन्ड अनस्टेबल होगा, यानी वीक बॉन्ड होगा। यहां भी जो बॉन्ड होगा ये क्या होगा? वीक बॉन्ड होगा, ध्यान रखना है। एक मिनट देखो, अब ये बॉन्ड भी आपका वीक हुआ और ये बॉन्ड भी क्या हुआ? वीक हुआ। अब समझने का कोशिश ये करो कि कोई भी मॉलिक्यूल में अगर वीक बॉन्ड होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा? अनस्टेबल। मॉलिक्यूल क्या होगा? अनस्टेबल। अब ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल। अब इन दोनों अनस्टेबल को आप एक ही बर्तन में डाल दिए, नहीं, आर्सेनिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड को आप एक ही बर्तन में डाल दिए, ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है। अब अगर दोनों भाई अनस्टेबल हैं, दोनों की मुलाकात होगी, दोनों आपस में टकराएंगे, तो दोनों आपस में टकरा के अपने आप को स्टेबल करना चाहेंगे। स्टेबल करने का उपाय ये देखो, इसका 4 है, तो 4 स्टेबल कब होगा? जब 3 से कंबाइन करेगा। नहीं, 2 स्टेबल कब होगा? जब 1 से कंबाइन करेगा, क्योंकि इनके और इनके साइज में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, इनके और इनके साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नहीं, तो यहां पर क्या होगा कि आर्सेनिक इसमें जो उपस्थित सल्फर है उससे अभिक्रिया कर लेगा, और इसमें का जो हाइड्रोजन है वो इसके ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा, करेगा? नहीं, तो देखो, जब आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो हमेशा क्या बनता है? वाटर। क्या बनता है? वाटर। तो यहां पर ऑक्सीजन कय गो है? 3 गो। तो जितना ऑक्सीजन होता है भाई उतना ही वाटर बनता है। ऑक्सीजन कय गो है? 3 गो। तो इधर आपको कय गो वाटर बना है? 3 गो H2O बन गया है, ध्यान रखना है। बाकी जो जैसा है वैसा उतार दो, नहीं, ध्यान रखो, 3 गो ऑक्सीजन निकल गया, 3 गो ऑक्सीजन निकल गया ना? नहीं, और 3 गो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को चाहिए 6 गो, कहेगी 1 गो ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो 3 गो ऑक्सीजन को 6 हाइड्रोजन। तो चलो, यहां पर 3 दूना 6 गो हाइड्रोजन भी निकल गया, बच क्या गया? 3 गो सल्फर और 2 गो आर्सेनिक। तो 3 गो सल्फर और 2 गो आर्सेनिक मिलकर क्या बनाएगा? AS2S3। दिक्कत है? नहीं, तो इस रिएक्शन में हमको क्या ध्यान रखना है? ये डबल डिकम्पोजिशन क्यों कहलाया? क्योंकि ये भी टूटा, ये भी टूटा, और दोनों आपस में अदला बदली कर लिए, और अदला बदली करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किए। अब ये जो आर्सेनिक सल्फाइड हम लोग का बनता है, इसी के बहुत सारे, एक बार में बहुत सारे आर्सेनिक सल्फाइड बनते हैं। अब यही आर्सेनिक सल्फाइड में देखा गया कि ये छोटे छोटे आर्सेनिक सल्फाइड वैन डर वाल फोर्स के कारण आपस में इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर कोलॉइडल पार्टिकल का फॉर्मेशन कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है? नहीं, तो ये आपका आर्सेनिक सल्फाइड कोलॉइडल सॉल्व बना, ध्यान रखना है। दिक्कत है इसमें, केयर कीजिएगा। जैसे जो भी हम लोग कोलॉइडल सॉल्व पढ़ते हैं ना, तो आप जितना भी दवाई पीते हैं भाई, नहीं, हमेशा आपके लिए बताना पड़ता है, जितना भी दवाई आप पीते हैं उन सबको ध्यान से पढ़िएगा। कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ, जितना भी दवाई आप पीते हैं सब में कोलॉइडल सॉल्यूशन ही होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी मान लो किसी दवाई का ही फॉर्म होगा। आर्सेनिक सल्फाइड जो बनाया गया, इसके बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स इकट्ठा होते हैं, तब आर्सेनिक सल्फाइड हम लोग का बनता है। दिक्कत है? नहीं, तो अगर हम यहां पर कोई ऐसा बना दें गोल, आप बोल रहे कि बाबू देखो ये आर्सेनिक सल्फाइड है, एस मतलब आर्सेनिक और सल्फर S3 आर्सेनिक सल्फाइड है, तो ये एगो जो गोल खींचे हैं, इस एगो गोल में क्या एगो आर्सेनिक सल्फाइड है? नहीं, बहुत सारा आर्सेनिक सल्फाइड इसमें होगा, बहुत सारा, 1000 के ऊपर ही होगा, ध्यान रखना है। दिक्कत है? तब जाके ये एक कोलॉइडल पार्टिकल बनेगा। आगे बढ़े? नहीं, तो क्या दिमाग में रखना है कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि आर्सेनिक सल्फाइड का क्वेश्चन यही आता है कि हाउ कैन वी फॉर्म कोलॉइडल सोल ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलॉइडल सोल आप कैसे बनाएंगे?
नहीं, तो आपको बताना होगा कि आर्सेनिक ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करेंगे तब आर्सेनिक सल्फाइड हम लोग का बनेगा। अब इसमें ये बैलेंस आप नहीं भी करते हैं, ये सब तीन जो दो लिखा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सीधे लिखना है AS2O3 नहीं प्लस H2S, अदला बदली कर दीजिए AS2S3 या प्लस वाटर, कोई को वाटर बनेगा उससे मतलब नहीं है। बैलेंस करने का मन हो तो कीजिए, नहीं करना है छोड़ दीजिए, उस पर भी फुल मार्क्स आपको मिलेगा। दिक्कत है? चलिए बोलिए। बिल्कुल, अब यही तो है हम लोगों का, ये और ज्यादा नहीं मिले। अच्छा क्वेश्चन है, देखा जाए समझिए, ये होगा लेस अमाउंट में, ये होगा एक्सेस अमाउंट में। ध्यान समझिएगा, H2S आपका टूटता है 2H प्लस S2 माइनस, ठीक है। चलो ये लेस अमाउंट में है नहीं, अच्छा इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका कोएफिशिएंट कितना है 3, समझो, यानी इसका एगो खर्च होगा तो इसका कई खर्च होगा 3 गो नहीं, तो मान लो इसका तुम पार्टिकल रखे हो 100 गो, कई गो रखे हो 100 गो, ये पार्टिकल तुम डाले हो मान लिए नहीं, तो ये जो पार्टिकल है वो कितना होना चाहिए 300 नहीं, लेकिन हम इसको डाले हैं एक्सेस अमाउंट में, यानी हम इसको डाल दिए हैं 500। मेरा बात ध्यान समझो, ये 100 गो ये कितना है 500, लेकिन जब रिएक्शन होगा तो इसका 100 गो खर्च हो जाएगा, इसका कई खर्च होगा 300, तो 500 में से 300 खर्च हो गया भाई नहीं, इसका 100 में से 100 खर्च हो गया, तो ये कितना बचा 0, लेकिन जब ये 100 खर्च होगा तो इसका 300 खर्च होगा, अब बच कितना जाएगा 200 बचेगा। अब आ जाओ, यहां जो कोलोइडल पार्टिकल बना AS2S3 जो बना हम लोग का नहीं, बर्तन में ये बन गया, अच्छा अब बर्तन में ये बन गया, ये तो खत्म हो गया है, ये बचा है नहीं, क्या बचा है H2S। H2S कैसे टूटता है 2H प्लस और S पर 2 माइनस होता है। अब होता क्या है कि जो कोलोइडल पार्टिकल बनते हैं ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए नहीं, अपने कॉमन आयन को सॉल्यूशन में से खींचते हैं, अपने कॉमन आयन को सॉल्यूशन में से खींचते हैं। चलो ये बना है आर्सेनिक और सल्फाइड से, आज सॉल्यूशन में जो आयन बचा हुआ है वो हाइड्रोजन है और सल्फर है नहीं, इसमें देखो इसमें भी सल्फर है, क्या सल्फर इसमें भी है नहीं, तो आर्सेनिक सल्फाइड में सल्फर है और हाइड्रोजन सल्फाइड जो सॉल्यूशन में बचा है उसमें भी सल्फर है कि नहीं है, है नहीं, तो ये जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उसको देखा जाता है, ये सल्फर वाला कण जाकर कोलोइडल पार्टिकल के सरफेस पर चिपक जाता है नहीं, इसको आप तुरंत पढ़िएगा, इसके बाद आने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या करते हैं, अपने आप को कैसे स्टेबल बनाए रखते हैं, तो जो चीज आप एक्स्ट्रा अमाउंट में डालिएगा उसमें जो कॉमन आयन होगा वो कॉमन आयन कोलोइडल पार्टिकल के सरफेस पर चिपक जाएगा। अब सोचो ऐसा कोलोइडल पार्टिकल और बना होगा नहीं, तो उस पर भी कौन चिपकेगा सल्फर, S2 माइनस S2 माइनस S2 माइनस चिपक जाएगा। अब बताओ इस पर भी माइनस चार्ज, इस पर भी माइनस चार्ज, क्या ये दोनों आपस में चिपकेंगे, नहीं चिपकेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जो दवाइयां हम लोग की बनती हैं ये सब कोलोइडल सॉल्यूशन का ही बनता है, कोलोइडल पार्टिकल्स का ही बनता है, उन सब में नहीं जानबूझ के एक का अमाउंट कम लिया जाता है और एक का अमाउंट ज्यादा लिया जाता है, क्योंकि जो कोलोइडल पार्टिकल बने उन पर चार्ज प्रेजेंट हो जाए, उन पर चार्ज प्रेजेंट होगा तभी कोलोइडल पार्टिकल आपस में नहीं चिपकेंगे, ये आपस में नहीं चिपकेंगे तभी ये आपके लिए फायदेमंद हैं, अगर ये चिपक गए बड़े पार्टिकल बन गए तभी आपके लिए फायदेमंद नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये क्यों आपस में नहीं चिपकेंगे, समझ में आ रहा है? दिक्कत है क्या, ध्यान रखना है नहीं जाएगा। हम क्या बोले, जैसे आपका सिंपल सा एग्जांपल सोचिए, आप अपने सीट पर बैठे हुए हैं, मान लीजिए 5 आदमी का बैठने का जगह है, 4 आदमी बैठ गया, एक आदमी और बैठने वाला है नहीं, एक आदमी और बैठने वाला है, क्या हुआ कि 2 आदमी आया, 2 आदमी आया, एक आदमी जो है वो आपके घर का ही है, बहुत नजदीकी है, चीन पची का ही है नहीं, एक आदमी को आप पहचानते नहीं है नहीं, तो आप किसको बैठाइएगा, जिसको नहीं पहचानते हैं उसको बुलाइएगा, ए आइए अब बैठिए, बोले नहीं, किसको बैठाइएगा, जिसको जान रहे हैं उसी को बैठाइएगा। तो ये भी कुछ वैसा ही काम करता है। देखिए ना, इसमें आर्सेनिक का सल्फर है, इसमें कौन है हाइड्रोजन और सल्फर, तो इसमें कहीं भी आपको हाइड्रोजन दिख रहा है नहीं, लेकिन सल्फर इसमें है, इसमें सल्फर है नहीं, तो कॉमन आयन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। बात समझ में आ रहा है? तो ये हम लोगों पे लागू होता है, यहां भी लागू होता है।
है किसमें? सल्फाइड, यहां सल्फाइड न्यूट्रल है और ये सल्फाइड निगेटिवली चार्ज है, यहां रिएक्शन नहीं करना है, ये सरफेस पर चिपक जाना है। वंडरवाल फोर्स, मास के कारण भी अट्रैक्शन होता है ना? नहीं, इसका मास ज्यादा हो गया, तो मास ज्यादा होगा तो वो आयंस को अट्रैक्ट करेगा। तो किस आयन को अट्रैक्ट करेगा? कॉमन आयन को कि अनकॉमन आयन को? कॉमन आयन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। चल आगे बढ़ते हैं। अब सेम एज अगर हमको गोल्ड का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है, नहीं तो बोलेगा कि आप गोल्ड का कोलोइडल सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, गोल्ड का नमक ले लीजिए, मेटल है, अब मेटल के साथ क्या है? क्लोरीन। नहीं तो मेटल के साथ जब भी हैलोजन रहते हैं तो वो क्या होते हैं? सॉल्ट। क्या बोलते हैं उन्हें? सॉल्ट। तो यहां पे गोल्ड का नमक AuCl3 ले लीजिए, नहीं और उसका रिएक्शन SnCl2 से करा देना है। नहीं, अब समझिए इस रिएक्शन को ध्यान से। ठीक, पहले वाला रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं था। क्या हुआ हम लोग का? आर्सेनिक ऑक्सीजन को छोड़ दिया और किसको पकड़ लिया? सल्फर को, क्योंकि दोनों का साइज सेम था इसलिए पकड़ लिया। नहीं, और ऑक्सीजन किस साथ कंबाइन किया? हाइड्रोजन के साथ, तो H2O बन गया। ठीक, इस कहानी को समझिए, ध्यान समझिएगा। आपका एसेन जो है ये दो फॉर्म में पाया जाता है, एक फॉर्म जिसको आप स्टेनस कहते हो और एक फॉर्म जिसको आप स्टेनिक कहते हो। स्टेनस में इसका वैलेंसी 2 होता है और स्टेनिक में इसका वैलेंसी 4 होता है, ध्यान रखना है। यानी कि ये जो है 2 का मतलब हुआ कि ये 2 बॉन्ड भी बना सकता है एसेन, और कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, नहीं यानी कहने का सेंस ये है कि एसेन क्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड भी बना सकता है SnCl2, और एसेन क्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड भी बना सकता है, ध्यान रखना है। जब SnCl2 बनाएगा तो इसका नाम होगा स्टेनस क्लोराइड, और जब SnCl4 बनाएगा तो इसका नाम होगा स्टेनिक क्लोराइड। दिक्कत है? ठीक, अब ध्यान रखना है कि यहां पर SnCl2 है तो यहां पे कितना बॉन्ड बनाना है? 2 बॉन्ड। हमको ये को देखना है, 3 से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना है। SnCl2 तो ये कई गो बॉन्ड बना रहा है? 2 गो। कई बॉन्ड बना रहा है? 2 गो। ये और 2 बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता है? बना सकता है। जितना बॉन्ड बनाना चाहिए, अगर उससे कोई कम बॉन्ड बना रहा हो, किसी भी एटम को जितना बॉन्ड बनाना चाहिए अगर उससे कम बॉन्ड ये बना रहा हो तो वैसा मॉलिक्यूल रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां लिखा होगा बाय रिडक्शन, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाया गया। जैसे आप बोलते हो कॉपर के लिए, कॉपर जो है वो क्यूपरस भी एग्जिस्ट करता है और क्यूपरी भी एग्जिस्ट करता है। तो क्यूपरस अवस्था में कॉपर 1 बॉन्ड बनाता है और क्यूपरी की अवस्था में 2 बॉन्ड बनाता है। नहीं तो अगर कहीं कॉपर 1 बॉन्ड बनाता हुआ दिखाई दे तो हम बोलेंगे अच्छा 1 बॉन्ड ये और बना सकता है। नहीं, इसका मतलब अभी अगर 1 बॉन्ड बनाने वाला स्थिति में है तो उसे क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर एसेन 2 बॉन्ड बना रहा है, अभी 2 और बना सकता है। नहीं, कम बॉन्ड बना रहा है, तो अगर कोई भी एटम जितना बॉन्ड बनाना चाहिए उससे कम बॉन्ड बनाए तो उसे क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या है हमारा? रिड्यूसिंग एजेंट। पहला ये समझ जाना है। चलो, अब इस एसेन को और ये कितने क्लोरीन को खींच सकता है? 2 को। नहीं, चलो अब यहां पर AuCl3 को देखो तो ध्यान से। देखो यहां पर AuCl3, Cl और Cl। एगो गोल्ड के पास कई क्लोरीन है? 3 गो। नहीं, अच्छा फिर हम लिख रहे हैं, देखो भाई AuCl, Cl और Cl। अच्छा ये टोटल क्लोरीन कई गो हो गया? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो। कई गो हुआ? ये 6 गो क्लोरीन हुआ। नहीं, अच्छा एगो एसेन जो है इसके पास 2 गो क्लोरीन ले चुका है, और क्या गो लेगा? 2 गो। यानी एक SnCl2 कोई पूछे कि कई गो और क्लोरीन इसमें ऐड कर सकता है? 2 क्लोरीन। हमारे पास क्लोरीन यहां पर कई गो है? 6 गो है। नहीं तो अगर इस 6 क्लोरीन को हटाना है, नहीं तो हमको SnCl2 कई गो चाहिए? 3 गो। एगो SnCl2 2 क्लोरीन को खींचेगा, 1 गो 2 गो। फिर एक और SnCl2 लिए तो ये भी कई क्लोरीन खींचेगा? 2 गो। फिर एक और SnCl2 लिए तो ये कई क्लोरीन खींचेगा? 2 गो। तो बताओ, एक SnCl2 2 क्लोरीन, एक SnCl2 2 क्लोरीन, एक SnCl2 2 क्लोरीन। नहीं तो यहां से भी आपका रिएक्शन होगा। यहां पर हम जो बनाया उसको थोड़ा मिटा दें। देखो अब यहां पर क्या बनेगा? SnCl4 एगो। यहां क्या बनेगा? SnCl4। यहां क्या बनेगा? SnCl4। तो बताओ SnCl4 कई गो बनेगा?
3 गो, तो 3 गो SnCl4 काहे बन रहा है? काहे कि हमको गोल्ड पर से 3 गो क्लोरीन है, 3 गो 6 क्लोरीन हटाना है। नहीं तो एगो SnCl2 दुइये क्लोरीन को खींच सकता है, तो एगो SnCl2 2 क्लोरीन, तो फिर एगो SnCl2 2 क्लोरीन, फिर एगो SnCl2 2 क्लोरीन, तो 2 2 4 2 6 गो हुआ। तो इसमें का 6 क्लोरीन अगर हटा देना है तो SnCl2 को यूज करना पड़ेगा, 3 गो यूज करना पड़ेगा, तब जाके इसमें का सब क्लोरीन हट जाएगा। और जब सब क्लोरीन हट जाएगा तो यहाँ बच क्या जाएगा? खाली गोल्ड। यहाँ क्या बच जाएगा? सिर्फ गोल्ड बच जाएगा, ये वाला बचेगा नहीं। तो एगो 2 गो गोल्ड बचेगा, SnCl4 कय गो बनेगा? 3 गो। तो देखो 3 SnCl4 बना है, दिक्कत है। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग गोल्ड क्लोराइड का रिडक्शन करा के गोल्ड का कोलोइडल पार्टिकल बना सकते हैं, नहीं हम लोग को ये फायदा नहीं करता है, हम लोग को ये फायदा करता है। बस मेरा हमको क्लोरीन को हटाना है, इस फॉर्म में ये प्रकृति में पाया जाता है, नेचर में इस फॉर्म में पाया जाता है, और हमको इस रूप में चाहिए। नहीं तो कैसे करेंगे? नहीं तो गोल्ड क्लोराइड का रिएक्शन SnCl2 से करेंगे, ध्यान रखना है। एक गोल्ड क्लोराइड पर 3 क्लोरीन है, 2 गोल्ड क्लोराइड पर 6 क्लोरीन है, तो अगर 6 क्लोरीन को हटाना है तो हमको 3 SnCl2 यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक SnCl2 2 ही क्लोरीन को हटाता है। नहीं तो इस तरह से हमारे 6 क्लोरीन हट जाएंगे, 3 SnCl2 यूज करेंगे तो 3 SnCl4 आपका बन जाएगा और 2 गोल्ड का कण बनेगा। अब ये 2 गोल्ड के कण ये कोलाइडी कण नहीं है, ऐसे ही 2 2 2 2 करके बहुत सारे जब जुड़ेंगे आपस में, नहीं तब जाके एक कोलाइडी कण बनेगा। दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए दूसरे पॉइंट पे आइए। गोल्ड सोल अगर बनाना है तो एक और हम लोग को रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इस रिएक्शन से भी आप गोल्ड का कोलोइडल पार्टिकल बना सकते हैं, इस रिएक्शन से भी आप गोल्ड का कोलोइडल पार्टिकल बना सकते हैं। देखो तो फिर वही है, ये क्या है? गोल्ड क्लोराइड है। नहीं ये जो है HCHO ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड O नहीं और H, यही आपका है। इसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। और ये तो आप जान रहे हो वाटर है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलो हम लोग क्या करना है कि पहले इस फॉर्मल्डिहाइड को नहीं देखना है, पहले समझो कि गोल्ड क्लोराइड का रिएक्शन वाटर के साथ, ठीक है, गोल्ड क्लोराइड का रिएक्शन वाटर के साथ। नहीं ये क्या करेगा? ये जो वाटर है इसमें जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ये गोल्ड के सभी क्लोरीन को खींच लेगा, सभी क्लोरीन को क्या करेगा? खींच लेगा। ध्यान रखना है, कौन? वाटर का जो हाइड्रोजन है वो इसमें के सभी क्लोरीन को खींच लेगा। चलो आप रिएक्शन बड़ा अच्छा से जानते हैं, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? HCl। अच्छा इस रिएक्शन में एगो हाइड्रोजन को कई क्लोरीन चाहिए? एगो। नहीं तो यहां देखते हैं कि यहां पे क्लोरीन कई गो है? 3 दूना 6 गो है ना, तो 6 गो क्लोरीन को हटने के लिए हाइड्रोजन कई गो चाहिए? 6 गो। नहीं तो देखो तो यहां पर 3 दूना 6 गो हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले उसको निकाल दो भाई। 6 गो हाइड्रोजन यहां से निकल गया, नहीं आज 6 गो क्लोरीन भी यहां से निकल गया, तो क्या बन गया? 6 गो हाइड्रोजन और 6 गो क्लोरीन हटेगा तो क्या बनेगा? 6 गो HCl बनेगा। बोलो इसमें दिक्कत है? नहीं। अब जो जो निकल गया उसको हटाओ, इसमें से 6 क्लोरीन निकल गया, क्या बच गया? 2 गो AU बच गया, बचा? नहीं। अब सोचो क्या क्या हम लोग का बच गया। यहां पर देखो तो हम लोग का बच गया फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड O सॉरी, चलिए ये हो गया हमारा क्या? फॉर्मल्डिहाइड बचा। अच्छा इसमें क्या बचा? 6 गो हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीजन ना बचा, 3 गो ऑक्सीजन बच गया। नहीं तो पहले हम देखते हैं कि मान लो कि हमारा यहां पर इसको हम एगो लिए हैं, कई गो लिए हैं? एगो। देखो 3 गो है लेकिन कई गो लिखे हैं? एगो। इसमें 3 गो ऑक्सीजन बचा है लेकिन हम क्या लिख रहे हैं? पहले एगो ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपका अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड का जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्शन कराइएगा, ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। नहीं अब ऑक्सीजन इससे रिएक्शन करेगा, इस ऑक्सीजन को हम यहां लिख रहे हैं भाई। देखो ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा, तो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का, ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जाएगा? कार्बन के साथ कंबाइन करेगा। इसमें का 1 इलेक्ट्रॉन निकल किसे कंबाइन करेगा? ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा।
कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन निकल के ऑक्सीजन से कंबाइन कर लिया, हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन निकल के ऑक्सीजन से कंबाइन किया, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया नहीं, और यहां पर एक नया बॉन्ड बनेगा, वो क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O। आइए ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में घुस चुका है, ध्यान रखना है, तो क्या बनेगा OH। तो ये क्या बना, फॉर्मिक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। दिक्कत है नहीं? तो हमको ध्यान रखना है, पहला बात क्या क्या हम लोग समझे, गोल्ड क्लोराइड का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ करना है वाटर के प्रेजेंस में। क्या होगा इस रिएक्शन में, तो थियोक्लोरीन वाटर में जो 6 हाइड्रोजन है उनके साथ निकल जाएगा, बच क्या गया, फॉर्मल्डिहाइड और ऑक्सीजन। तो हमको करना क्या है, फॉर्मल्डिहाइड लिख दिए, ऑक्सीजन लिख दिए, इस ऑक्सीजन को उठा के कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में घुसा देना है। क्या करना है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में घुसा देना है। जो घुसा दिए कि नहीं, नहीं तो घुसाएंगे, जैसे ही फॉर्मल्डिहाइड में जैसे ही ऑक्सीजन को जोड़ेंगे आपका तुरंत एसिड बन जाएगा, और एल्डिहाइड से क्या बनेगा, एसिड। ध्यान रखना है। तो यहां पर आप देखिएगा तो आपका एसिड बना होगा HCOOH, ये आपका एसिड बन गया। नहीं तो देखो, तो एगो एल्डिहाइड एगो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो एसिड कईगो बनता है, एगो। तो यहां पर 3 गो एल्डिहाइड है, वो जब 3 गो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कईगो एसिड बनाएगा, 3 गो एसिड बनाएगा। तो 3 गो एसिड बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बना रहा है। नहीं तो हम लोग सीखे यहां से कि गोल्ड का अगर कोलॉइडल कण बनाना है, नहीं तो गोल्ड का कोलॉइडल कण बनाने का एक तरीका ये भी हमारे पास है। दिक्कत है इसमें, तो ये रिएक्शन याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना है, भारी नहीं है, थोड़ा सा बस ध्यान देंगे तो बन जाएगा। कौन किसको लेके हट रहा है बस ये ध्यान रखिए, नहीं याद रहेगा। चलिए अगले पॉइंट पे आइए। अब हमको देखा जाए तो सल्फर का कोलॉइडल सॉल्व बनाना है, नहीं तो सल्फर का कोलॉइडल सॉल्व कैसे बनाएंगे, ध्यान रखना है। तो कुछ भी नहीं है, H2S का रिएक्शन Br2 के साथ करते हैं, Br2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नहीं तो H2S का रिएक्शन Br2 से कीजिएगा तो आपका क्या बनेगा भाई, तो देख लो, इसमें का H और इसमें का Br, तो 2 गो हाइड्रोजन और 2 गो ब्रोमीन मिलकर क्या बना दिया, 2HBr, और इसमें का सल्फर क्या हो गया, अलग हो गया। ध्यान रहेगा, नहीं तो इस तरह से आप बना सकते हो। यहां पे आ जाओ तो इसका ऑक्सीडेशन करके भी आप बना सकते हो, क्या होगा, इसमें का हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा तो क्या बनेगा H2O, और ये सल्फर क्या होगा, अलग हो जाएगा। दिक्कत है, तो कोई भी पूछेगा कि सल्फर का कोलॉइडल कण, सल्फर का कोलॉइडल सोल कैसे बनेगा, तो दोनों में से कोई रिएक्शन लिख दीजिए, लिखा जाएगा। चलिए अगले पॉइंट पे आइए। हम लोग को देखा जाए तो यहां पर अगला दिया हुआ है कि आयरन हाइड्रोक्साइड या अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, नहीं ये जो है इनको भी हम लोगों को इनका कोलॉइडल सॉल्यूशन हम लोग को बनाना है, यानी इनका कोलॉइडल पार्टिकल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो FeCl3 का रिएक्शन वाटर से कर दो। FeCl3 के बारे में आप जानते हो, FeCl3 जुड़ेगा Fe3+ और ये Cl-, हम 3 क्लोरीन है लेकिन अब एक ही लिख रहे हैं। वाटर कैसे टूटता है, H+ और OH-। तो आप जानते हो कि इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से रिएक्शन करेगा और इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से रिएक्शन करेगा, तो H और Cl मिलकर क्या बनाएंगे, HCl बनेगा। नहीं तो HCl कितना बनेगा, जितना क्लोरीन होगा उतना HCl बनेगा। तो आपके पास 3 क्लोरीन है तो 3 क्लोरीन और 3 गो हाइड्रोजन मिलेंगे तो क्या बनेगा, 3 HCl बन गया। नहीं और Fe और OH मिलेंगे तो Fe का वैलेंसी कितना है, 3, और OH का वैलेंसी कितना है, 1। देख लो जितना चार्ज होता है वही वैलेंसी होता है, तो इसका वैलेंसी 1, इसका 3, तो इसका वैलेंसी इसके ऊपर जाएगा और इसका एक वैलेंसी इसके ऊपर जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, FeOH का होल 3 बनेगा। नहीं तो यहां पर FeOH का होल 3 बना। तो कोई पूछता है कि आयरन हाइड्रोक्साइड का कोलॉइडल सॉल्व कैसे बनेगा, तो सिंपल है भाई, FeCl3 का रिएक्शन वाटर से करवा दो। नहीं तो FeCl3 का रिएक्शन वाटर से करेंगे तो FeOH होल 3 + 3HCl आपका बन जाएगा। परेशानी है, ठीक, तो ये भी आप बना सकते हो इस तरह से। देखा जाए अगला हम लोग का इसमें दिया हुआ है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्व, नहीं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्व। कोलॉइडल सॉल्व जो है इसको हम लोग कैसे प्यूरिफाई करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। चलो समझो, यहां पर हम लोग को यहां से ध्यान देना है, यहां से केयर करना है। देखो ये आप एक सॉल्वेंट लिए हैं, उसमें कोलॉइडल पार्टिकल आप लिए हुए हैं, ये सॉल्वेंट लिए हुए हैं, उसमें आपके कोलॉइडल पार्टिकल प्रेजेंट हैं।
हम बता चुके हैं कितनी बार कि ये जो कोलॉइडल पार्टिकल हैं, ये जो कोलॉइडल पार्टिकल हैं, ये आपस में चिपकने की टेंडेंसी रखते हैं। ये आपस में नहीं चिपके, इसलिए जरूरी है कि इन पर क्या रहे, सेम चार्ज प्रेजेंट रहे, इन पर सेम चार्ज प्रेजेंट रहे। ठीक है, तो कोलॉइडल पार्टिकल पे चार्ज प्रेजेंट रहे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज एडेड। ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन में कितना कोलॉइडल पार्टिकल है ये हम लोग को पता नहीं है। किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन में कितना कोलॉइडल पार्टिकल है तो पता नहीं है। ऐसा तो रहेगा 50, 10 गो है तो 10 गो इलेक्ट्रोलाइट डालो, ऐसा होता है क्या? नहीं, हमको पता नहीं है कितना कोलॉइडल पार्टिकल बना हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोलॉइडल पार्टिकल आपस में नहीं चिपके, इसलिए आप इलेक्ट्रोलाइट जो है ज्यादा अमाउंट में डाल दिए। तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट के कुछ आयन जो थे वो तो कोलॉइडल पार्टिकल पर चिपक गए नहीं, और जो एक्स्ट्रा होंगे, जो माइनस वाले होंगे कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कुछ प्लस वाले होंगे एक्स्ट्रा, ध्यान रखना है, जो कोलॉइडल पार्टिकल पर नहीं चिपके तो वो सब हम लोग के लिए क्या होंगे, इंप्यूरिटीज। ध्यान रखना है, वो सब हम लोग के लिए क्या होंगे, इंप्यूरिटीज होंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके अलावा ये कोलॉइडल पार्टिकल है जिसका साइज बड़ा है। अब इससे छोटे छोटे भी कुछ कण रहते हैं, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल भी प्रेजेंट रहते हैं जिनका साइज कोलॉइडल पार्टिकल के साइज से क्या है, छोटा है। क्योंकि आप याद कीजिए, कोलॉइडल मिल में हम जब बड़े पार्टिकल को डालते हैं तो ठीक है, वो कोलॉइडल रेंज में ही सबको तोड़ता है, लेकिन क्या कोई भी मशीन 100% परफेक्ट होता है? नहीं। वो जब तोड़ेगा तो हो सकता है कुछ पार्टिकल ऐसे भी बन जाते होंगे जिनका साइज कोलॉइडल पार्टिकल के साइज से छोटा होता होगा, नहीं, तो उनको भी हटाना है। वैसे पार्टिकल नहीं जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते समय हमारे साथ बन गए, छोटे पार्टिकल जिनका साइज कोलॉइडल पार्टिकल छोटा है, पहला नहीं, और कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स। बस में आ रहा है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट तो जरूरी हैं, नहीं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट जरूरी हैं, लेकिन ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे तो हमारे लिए क्या है, इंप्यूरिटीज। ध्यान रखना है। तो हमको क्या करना है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट है उनको बाहर निकालना है, और कोलॉइडल पार्टिकल से जो छोटे पार्टिकल हैं उनको बाहर निकालना है। तो जिस प्रोसेस के द्वारा नहीं आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकालते हो, नहीं, कोलॉइडल पार्टिकल से छोटे पार्टिकल को बाहर निकालते हो, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। दिक्कत है? नहीं। तो आज की क्लास में इंट्रोडक्शन इतना जाने, अगले क्लास में कौन कौन सा प्रोसेस है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो।